नमस्कार। चुनावी चर्चा में आज हम बात करेंगे सारण लोकसभा क्षेत्र की। जिस सारण लोकसभा क्षेत्र में राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं और आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में हैं। तो हमारे साथ इस बात पर चर्चा करने के लिए भास्कर कुमार जी हैं, पत्रकार हैं, महाराजगंज सीवान सारण की विशेष ये जानकारी रखते हैं और यहाँ के राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र भी रखते हैं। तो बात करते हैं कि उस लोकसभा क्षेत्र की जहाँ 77 में लालू प्रसाद यादव पहली बार चुनाव जीते थे और चुनाव जीतने के बाद उनका कर्म क्षेत्र यही सारण लोकसभा क्षेत्र बन गया। तब इसका नाम छपरा लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था और आज छपरा जो सारण लोकसभा क्षेत्र का मुख्यालय है, उसी छपरा की भूमि पर आज एक बार फिर मुकाबला जबरदस्त है। और इस मुकाबले की बात करें तो इस क्षेत्र में सदैव राजपूत और यादवों के बीच सीधा सीधा मुकाबला होता रहा है और यही कारण है कि लालू प्रसाद इस क्षेत्र को अपना पारिवारिक क्षेत्र की तरह इसको रखते हैं और परिवार के लोग या उनके रिश्तेदारों को टिकट देने में प्राथमिकता दिया जाता है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि इस क्षेत्र से खुद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी चुनाव हार चुकी हैं राजीव प्रताप रूढ़ी से और पिछले बार उनके समधी चंद्रिका प्रसाद यादव भी यहाँ से, चंद्रिका राय यहाँ से चुनावी बाजी हार गए थे। इस बार उनकी छोटी बेटी लालू प्रसाद यादव की छोटी पुत्री रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है और जमकर हुंकार भर रही है। तो ऐसी स्थिति में सारण का जो माहौल है वो कैसा है भास्कर जी? देखिए, इस चुनाव की शुरुआत की बात करें तो जब लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट हो रही थी, उसके बाद से रोहिणी आचार्य बहुत ज़्यादा चर्चा में है। रोहिणी आचार्य मूलतः सिंगापुर में रहती हैं। खासकर लोग ये भी कहते हैं कि वो फॉरेनर हैं, भले ही वो भारतीय हैं लेकिन वो अस्थायी रूप से सिंगापुर में रह रही हैं, उनका व्यवसाय सिंगापुर में है। तो एक समस्या ये भी है सारण के वोटरों के लिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखें तो रोहिणी आचार्य इसकी शुरुआत उस वक्त की जब लालू यादव को उन्होंने अपना किडनी डोनेट किया। उसके बाद से एक सेंटिमेंटल लड़ाई शुरू हुई सोशल मीडिया के माध्यम से, और ये लड़ाई जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया तो चुनावी रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। आज की डेट में रोहिणी आचार्य जमकर पसीना बहा रही हैं, आम जनों के बीच जा रही हैं, लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि मैं सारण की बेटी हूँ, मैं भले ही सिंगापुर में रहती हूँ लेकिन सारण के लोग मेरे अपने हैं, मैं कभी सारण के लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। देखिए, ये तो हो गया। अब जो है, अब मामला ये है कि सारण में 20 तारीख को चुनाव होना है और 20 तारीख के पहले सारण का जो माहौल है वो पूरी तरह गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर है और इस बीच रोहिणी आचार्य के नामांकन को लेकर भी कई सवाल उठाए गए हैं और मामला यहाँ तक है कि हाई कोर्ट तक मामला पहुँचा है कि उनका नामांकन क्यों नहीं रद्द कर दिया जाए। इसके अलावे जो है वो सारण में जो चुनाव में है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ चुके हैं, माहौल बना चुके हैं, योगी आदित्यनाथ सारण पहुंचने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी इस पूरे सारण लोकसभा क्षेत्र को पूरी मुस्तैदी से लड़ रही है और किसी कीमत पर इस बार भी जो सारण का सीट है वो अपनी झोली में डालना चाहते हैं। देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी एक मजे हुए खिलाड़ी, बीजेपी के प्रवक्ता रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, अटल जी के सरकार में भी थे वो, और वो कमर्शियल पायलट भी, इस बात को समझिए, वकील भी। ऐसे में राजीव प्रताप रूढ़ी, एक तो वहाँ की जो लड़ाई है और ध्रुवीकरण समझिएगा, जब जातीय ध्रुवीकरण है, राजपूत बनाम यादव की लड़ाई होती है। ऐसे में लालू यादव एक तरफ, राजपूत वोटर उनसे नाराज है क्योंकि सारण में राजपूत के बड़े नेता प्रभुनाथ सिंह की बेटी की टिकट काट दी गई महाराजगंज से। एक पहलू ये है। वहीं दूसरी तरफ वैशाली में मुन्ना शुक्ला को टिकट देकर लालू यादव ने भूमिहार वोटरों को साधने की कोशिश की। अब कितने भूमिहार वोटर उनके पक्ष में जाएंगे
या नहीं जाएंगे ये तो वक्त देखिए, वहाँ एक चोकर बाबा जो हैं वो भी चुनावी मैदान में भूमिहार जाति से जी। यहीं आते हैं। अमनौर के पहले विधायक रहे हैं और राजीव प्रताप रूढ़ी से उनकी विवाद अदावत रही है। जी जी और कहा यह जाता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने उनको रिप्लेस करके मंटू सिंह को टिकट दिलाया। हाँ, और बंटू सिंह जीत भी गए जी हालांकि। तो ये भी स्थिति है। और दूसरा ये देखा जाए कि सारण प्रमंडल की राजनीति में आरजेडी ने जो प्रयोग किया वो सारण में रोहिणी आचार्य को कितना नुकसान पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, इसका मामला ये है। जैसे हिना साहब सिवान से चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़ी है, तो इससे मुस्लिम का एक ऐसा वर्ग है जिसको लगता है कि किसी न किसी तरह से मुस्लिमों को छला है लालू ने। तो क्या 100% मुस्लिम वोट रोहिणी आचार्य के पक्ष में सारण में भी जाएंगे या हिना साहब का भी कुछ प्रभाव दिखेगा? सवाल तो ये भी है। सवाल ये भी है कि राजपूत वोट तो कभी था भी नहीं लालू यादव के पाले में, लेकिन सुनील कुमार सिंह जो उनके राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई जो माने जाते हैं, उनका प्रयास रहा है कि वो वोट दिलाया जाए। और इसी का नतीजा आप देखे होंगे कि जितेंद्र स्वामी जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं सारण की राजनीति में। महाराजगंज से वो 2004 में आरजेडी का टिकट पाए थे और चुनाव थोड़े अंतर से हार गए थे। उसके बाद उमाशंकर सिंह को टिकट मिला था महाराजगंज से, उनके पिता को, और वो चुनाव जीते थे। फिर वो बीजेपी में चले आए थे। जब प्रभुनाथ सिंह का उधर गए हैं तो जितेंद्र स्वामी को तो आरजेडी में जाना ही था, वो आरजेडी ज्वाइन भी कर चुके हैं और सारण में वो एक्टिव हैं रोहिणी आचार्य को जिताने। तो इससे राजपूतों के वोटों पर कितना असर पड़ेगा जब दो राजपूत नेता लगे हैं, लेकिन वहीं पे राजीव प्रताप रूढ़ी भी चुनावी मैदान में है, तो मामला क्या बनता है? देखिए, कितना राजपूत वोट तो आपका इधर से उधर होने वाला है। आप इस बात को समझ लीजिए कि राजपूत वोट 100% आपका राजीव प्रताप रूढ़ी को मिलेगा और उसी तरह से यादव वोट जो है वो रोहिणी को मिलेगा। रोहिणी आचार्य के इसमें पक्ष कहीं में दो है। राय नहीं। जहां तक सवाल मुस्लिम वोट का है, देखिए मुस्लिम वोटरों के पास विकल्प नहीं है। मुस्लिम वोटर इस वक्त इस धोपच स्थिति में है कि वो बीजेपी को वोट दे, तब भी उन्हें कोई यह नहीं मानेगा कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। बात समझिएगा बड़ा गंभीरता से कि उनके पास भी कोई पक्ष नहीं है। अगर वो बीजेपी को वोट भी करते हैं तो उनके वोट को कोई मानने को तैयार नहीं है। ऐसे स्थिति में उनके पास एक ही पहलू बचता है कि वो आरजेडी की तरफ जाए। निश्चित रूप से। और तो सारण ये में ऐसा दिखता भी है। इसका लाभ रोहिणी को मिलते दिख रहा है। अब जो मूलतः जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो वोट का रोल है वो है वैश्य वोट और भूमिहार वोट। वैश्यों की एक अच्छी खासी आबादी है सारण में, और सारण का जो विधानसभा चुनाव है वो समझिए कि पिछले 3 चुनावों से सारण का पूरा विधानसभा चुनाव वैश्य मतों पर ही टिका हुआ है। वहां से दो बार से सीपी गुप्ता विधायक है बीजेपी के। तो ऐसे में एक तो ये संदेश दिख रहा है कि, और ऐसे भी कहा जाता है कि जो वैश्य वोट है, खासकर जो वैश्य जाति के वोट है, उस पर बीजेपी का अधिकार है, वो बीजेपी के ही पाले में जाती है, तो उससे आप इतर नहीं जा सकते हैं। अब भूमिहार वोट कितना रोहिणी आचार्य ले रही है, कितना उनका लाभ मिल रहा है इसको, ये बहुत मायने रखता है। ना तो भूमिहार मतों के साथ साथ ब्राह्मण के भी मत वहां पे हैं। तो वो ब्राह्मण मत तो निश्चित रूप से राजीव प्रताप रूढ़ी के पक्ष में जाएंगे, लेकिन अति पिछड़ों का जो वोट है वो भी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और निश्चित रूप से अति पिछड़ों के वोट पर जनता दल यू का पकड़ है, बीजेपी का खुद का पकड़ है, लाभार्थी वोट है वो भी उनके पक्ष में जाएंगे। लेकिन जो सोनपुर का दियारा इलाके हैं, उस सब इलाकों में पहले के ज़माने में तो बूथ स्टैंपिंग हुआ करती थी। आज के ज़माने में जब ईवीएम का समय आया है तो स्टैंपिंग तो नहीं होती है, लेकिन अच्छी खासी संख्या में वहाँ यादव मतदाता हैं और उस दियारे इलाके में एक तरफा मत भी गिरता है। देखिए तो एक फैक्टर ये भी है कि राजीव प्रताप रूढ़ी पिछले 10 साल से एमपी हैं साहब। एक एंटी इनकम्बेंसी उनके प्रति था, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपने को परिवर्तित किया है इस चुनाव। राजीव प्रताप रूढ़ी जो एक हाई प्रोफाइल नेता हुआ करते थे, आज वो काफी मेहनत कर रहे हैं। उनकी जो सभा करने का जो तरीका है, जो वो पहले कहा यह जाता था कि राजीव प्रताप रूढ़ी जब कहीं रुकते थे तो मिनरल वाटर से हाथ धोते थे,
लेकिन अब राजीव प्रताप रूढ़ी आम जन से कनेक्ट हो रहे हैं, आम लोगों के बीच बहुत सारी वीडियो उनकी वायरल हो रही है। देखिए, अब ये सब बातें तो सामान्य हो गई। अब तो सामान्य आदमी मिनरल वाटर से हाथ धोता है जब निकलता है तो अपने गाड़ियों से। तो राजीव प्रताप रूढ़ी तो एक सांसद थे और पहले से भी वो इस चर्चा मामले हुआ में करता था, सक्षम क्योंकि था। जनता छोटी छोटी अब चीजों को पकड़ती है, ये चर्चा चुनावी होता है। मुद्दे है और इस मुद्दे पर लेके उन्हें घेरा जाता था। लेकिन ये भी आरोप लगे राजीव प्रताप रूढ़ी पर कि उन्होंने पर्सनली बहुत सारे डेवलपमेंट जो है, जैसे जो उन प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी स्किल डेवलपमेंट, उसके मिनिस्टर बने राजीव प्रताप रूढ़ी, लेकिन उस लेवल पे उन्होंने उसमें काम नहीं किया, जिसका खामियाजा ये था कि उन्हें मंत्रालय से हटा दिया। वो बातें अब पुरानी हो चुकी है। अभी जो मौजूदा ये है, बस दो ही चीज में लड़ाई है। एक तो मोदी के नाम पर और दूसरा जो है राजीव प्रताप रूढ़ी के काम पर या महागठबंधन के नेताओं के काम पर या महागठबंधन के नाम पर। यही लड़ाई है। दो धारा के बीच में सारंग की लड़ाई फंसी हुई है। एक धारा मोदी के पक्ष का है और दूसरा मोदी के विरोध का है। और इसी धारा के अंदर सारंग की पूरी लड़ाई धारदार है। इधर सरजुग का किनारा कहिए और उधर गंगा की धार कहिए, गंडक का किनारा कहिए, इसके बीच में जितनी भी लड़ाई है, उस लड़ाई में जो गरखा हो गया, आपको परसा हो गया, आपको मढ़ौरा हो गया, आपको अमनौर हो गया, आपको छपरा सारंग छपरा देखिए, विधानसभा क्षेत्र हो कहा गया, जाता है कि ये सब में जबरदस्त मुकाबला है। सारन जो है वो जयप्रकाश की धरती है और जयप्रकाश जी समाजवाद के प्रतीक थे। ऐसे में रोहिणी आचार्य जो है, उनके पास एक सॉफ्ट कार्ड है, इस बात को समझिए, जो इमोशनल कार्ड है एक महिला होने के नाते, और पर्सनल लेवल पे जो आम जन से वो काफी एक्टिव रहती है। पर्सनली सोशल मीडिया से लेकर यूथ है, महिला है और इंटेलेक्चुअल महिला है। चूंकि राजीव प्रताप काफी हाईली इंटेलेक्चुअल नेता है, तो उनके पैरेलल अगर कोई खड़ा दिख रहा है इस वक्त, तो रोहिणी आचार्य उनको टक्कर देती हुई दिख रही है। तो क्या लालू यादव का जो प्रयोग है वो सारण में सफल होगा या फिर असफल हो जाएगा और राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार फिर से जीत जाएंगे? देखिए, लड़ाई बहुत टक्कर की है। यह कहना बड़ी जल्दबाजी होगी कि किसका पलड़ा अभी भारी होगा, क्योंकि अब 2 दिन शेष रह गए हैं चुनाव में। अगले 20 तारीख को सारण में चुनाव है। जहां तक जनता का है तो मन मुताबिक तैयार हो चुका है कि उसे कहाँ वोट करना है। वोटर अपने दिमाग में ये बैठा चुके हैं। अब यह जो है धीरे धीरे साउंड में तब्दील हो रहा है। अब इस बात को समझिए। हाँ, लड़ाई में कभी इधर पलड़ा भारी दिख रहा है तो कभी उधर पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन कोई पक्ष में आप यह नहीं बोल सकते हैं कि अभी किसका हावी है और किसका कमजोर है। तो चलिए, सारण में जब 20 तारीख को चुनाव होगा, मतदान होगा, तब पता चलेगा कि असल में सारण की लड़ाई की जो गर्मी है वो कितनी है और वोटर अपने घरों से निकलकर किसके किसके पक्ष में वोट डालते हैं, वोट परसेंटेज क्या होता है और मतदाता किन मुद्दों पर चुनाव में वोट डालेंगे, ये तो पता 20 तारीख को चलेगा। और जब मतगणना होगा 4 जून को, तो असली रिजल्ट पता चलेगा कि जो दावे किए जा रहे हैं उन किनके दावों में कितना दम है। तो अभी इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। द देसी अड्डा और न्यूज़ 24 आप देखते रहिए। न्यूज़ 24 बिहार और भास्कर कुमार और राकेश तिवारी को दीजिए विदाई। नमस्कार। नमस्कार।